हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रोबायोलॉजी। और डीवीटी ने आपके आपके एग्ज़ाम की डेट को इंक्रीज कर दिया है, तो वेलकम बैक इन दिस चैनल एंड वी विल स्टार्ट न्यू सीरीज। एंड इन दैट सीरीज वी विल डिस्कस बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी बुलेट पॉइंट। तो क्यों? क्योंकि हर साल इसमें से मोर देन 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मीन्स आपका 45 नंबर सिक्योर है अगर आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी पढ़ के जा रहे हो। तो अब इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको बायोइन्फॉर्मेटिक्स पूरी तरीके से बताऊं, इसलिए मैंने पीवाईक्यू के बेस पे बुलेट पॉइंट्स लेके आए हैं और उस बुलेट पॉइंट को आप याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस डीबीटी में रिपीट भी होते हैं, कंसेप्ट हर जगह रिपीट होते हैं। बहुत सारे कंसेप्ट जो है आप देखोगे कि डीबीटी का सीएसआईआर में, सीएसआईआर का डीबीटी में रिपीट होते ही रहते हैं। तो अगर आप डीबीटी की तैयारी नहीं कर रहे हैं तब भी ये वीडियोस आपके लिए यूज़फुल है, और तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को देखने के बाद और एग्ज़ाम देने के बाद ज़रूर खुश हो जाओगे। ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में हम बात करते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस की, और बॉडी की सेल्स बायोलॉजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस दो ही फॉर्म में रखता है। एक डीएनए के फॉर्म में, जिसे हम डीएनए डाटाबेस कहते हैं, और दूसरा आरएनए के फॉर्म में, दूसरा अमाइनो एसिड के फॉर्म में, जिसे हम प्रोटीन डाटाबेस या प्रोटीन सीक्वेंस डाटाबेस या अमाइनो एसिड सीक्वेंस डाटाबेस कहते हैं। लेकिन अगर हम कंप्यूटेशनल बायोलॉजी की बात करें तो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी जो है ये थोड़ा डीप में है, रिलेटेड टू द कंप्यूटर साइंस। और कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में जो है एक ब्रांच होता है दैट इज नोन एज एन डेटा साइंस, एंड डेटा साइंस डील विद द डेटा। तो सबसे पहले हम बात करें कि कितने तरीके की डेटा होती है। तो डेटा जो होती है या डेटा टाइप जो होती है वो एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी कॉलम में, अगर हम डेटा की बात करें कि कॉलम में किस तरह का डेटा टाइप लिखा हुआ है, तो वो ये डिफाइन करती है कि उस कॉलम में कौन सी वैल्यू लिखी हुई है, और वो वैल्यू इंटीजर हो गई तो इंटीजर डेटा टाइप होगा। कैरेक्टर है, ABCDEFG है तो देन कैरेक्टर डेटा टाइप होगा। अगर वो मनी का सिंबल है लाइक डॉलर, रुपीज़, तो वो मनी होगा। डेट और टाइम है तो वो डेट टाइम होगा। 0 1 है वो बाइनरी होगा, और एक स्ट्रिंग भी होती है। तो ये जितने भी मैंने आपको 6 पॉइंट बताए, इंटीजर, कैरेक्टर, मनी, डेटा टाइम, बाइनरी और स्ट्रिंग, ये सब यह एक डेटा टाइप हैं, डेटा के प्रकार हैं जो किसी कॉलम में लिखे होते हैं। तो ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, इसलिए मैं इसको लेके आपके सामने आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये फेवरेट क्वेश्चन है, चाहे आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन है ब्लास्ट। ब्लास्ट का कभी कभी फुल फॉर्म पूछा जाता है, गेट बी में 1 2 बार पूछ लिया गया है और गेट में भी पूछा जा चुका है। तो ब्लास्ट क्या होता है? ब्लास्ट जो है वो होता है द बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। मतलब आप एक सीक्वेंस देते हो, आप एक बायोलॉजिकल सीक्वेंस देते हो, वो न्यूक्लिक एसिड भी हो सकता है या वो प्रोटीन भी हो सकता है। तो जब आप देते हो एक सीक्वेंस तो वह डेटाबेस जो कि ऑलरेडी है उससे सिमिलरिटी पता करने का काम करता है, एक एक सीक्वेंस को अलाइन करके, मतलब मैच करके। तो ब्लास्ट का मेन काम होता है आपका, ब्लास्ट का क्या काम होता है? ब्लास्ट का मेन काम होता है सिमिलरिटी पता करना। कहाँ से? हमारे द्वारा दिया हुआ डाटा सेट, हमारे दिया हुआ सीक्वेंस, और उसी के साथ जो डेटा सेट अवेलेबल है नेट पे, उन दोनों के बीच में सिमिलरिटी पता करने का काम करता है कौन? ब्लास्ट। तो ब्लास्ट फाइंड द रीजन ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन अ बायोलॉजिकल सीक्वेंस। बायोलॉजिकल सीक्वेंस दो तरीके का हो सकता है, एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हो सकता है, दूसरा प्रोटीन सीक्वेंस हो सकता है। तो द प्रोग्राम कंपेयर्स न्यूक्लियोटाइड और प्रोटीन सीक्वेंस टू द सीक्वेंस डाटाबेस। डाटाबेस में भी दो तरीके को देखो, जो समझिए मेरे द्वारा दिया गया सीक्वेंस भी दो तरीके का हो सकता है,
न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हो सकता है या प्रोटीन सीक्वेंस हो सकता है। उसी तरह डेटाबेस में भी दो तरीके के हो सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस और द प्रोटीन सीक्वेंस। तो वो उन दोनों को कंपेयर करता है और स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस प्रोड्यूस करता है। अब यहीं पे बात है कि हमने जो दिया उस सीक्वेंस को हम क्वेरी सीक्वेंस कहते हैं, और जो डाटाबेस में होता है उसे हम डाटाबेस सीक्वेंस कहते हैं। तो डिपेंड ऑन द क्वेरी सीक्वेंस एंड डिपेंड ऑन द डाटाबेस, किसके अगेंस्ट या क्या कर रहा, सिमिलरिटी पता लगा रहा है या किसके अगेंस्ट वो कंपेयर कर रहा है, उस हिसाब से ब्लास्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। अगर हम डीएनए क्वेरी सीक्वेंस देते हैं और वो डीएनए डाटाबेस से कंपेयर कर रहा है और गैप पता लगा रहा है या सिमिलरिटी पता लगा रहा है, तो उसे हम ब्लास्ट एन कहते हैं। यहाँ पे क्या खास बात है, आपने न्यूक्लिक एसिड क्वेरी सीक्वेंस दिया था और न्यूक्लिक एसिड या डीएनए डाटाबेस के साथ वो कंपेयर कर रहा। सेम अगर आप प्रोटीन डाटाबेस मतलब क्वेरी सीक्वेंस देते हो और वो प्रोटीन जो डेटाबेस के साथ अगर वो कंपेयर करता है तो उसे हम ब्लास्ट पी कहते हैं। ब्लास्ट एक्स, ये दो कॉमनली यूज होता है जब भी आप फंडामेंटल ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स स्टडी करते हो, तो आप यही दो रन करते हो फॉर द लर्निंग फेज में आप ब्लास्ट एन और ब्लास्ट पी यूज करते हो। ब्लास्ट एक्स में क्या होता है, कंपेयर अ डीएनए क्वेरी सीक्वेंसेस ट्रांसलेटेड इनटू 6 रीडिंग फ्रेम अगेंस्ट द प्रोटीन डाटाबेस अलाउइंग फॉर द गेम। मतलब क्या है आप इसको समझिए, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन, एंड दैट इज कॉल्ड अ सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। यहाँ के प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और दैट इज नोन एज एन ट्रांसलेशन। इस केस में ब्लास्ट एक्स की कंडीशन में क्या हो रहा, आपने एक डीएनए क्वेरी से ये डीएनए दिया जो कि डबल हेलिक्स है। अब एक डीएनए में कितने रीडिंग फ्रेम हो सकते हैं, 3 रीडिंग फ्रेम हो सकते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और 3 रीडिंग फ्रेम हो सकते हैं आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे 3 रीडिंग फ्रेम है और यहाँ पे 3 रीडिंग फ्रेम है। टोटल रीडिंग फ्रेम कितना है, 6 है। ये रीडिंग फ्रेम हम किसको करें, देखिए यहाँ पे मान लीजिए ए टी जी सी टी नहीं सी टी ए, तो ये हो गया एक कोडॉन बिकॉज कोडॉन आर मेड अप ऑफ द 3 न्यूक्लियोटाइड। एक ये हो गया कोडॉन और एक ये हो गया और देन एक ये हो गया। तो ये 3 के पॉसिबल कोडॉन जो है इसे हम रीडिंग फ्रेम कह रहे हैं, 3 के पॉसिबल कोडॉन्स। तो अगर हम इस तरह के देते हैं तो टोटल 6 रीडिंग फ्रेम पॉसिबल हैं। तो जब ब्लास्ट एक्स हम रन करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि डीएनए क्वेरी सीक्वेंस ट्रांसलेटेड इनटू द 6 रीडिंग फ्रेम, ये ट्रांसलेट किया जाता है इनटू अमाइनो एसिड, और उस अमाइनो एसिड सीक्वेंस को हम प्रोटीन डाटाबेस के साथ कंपेयर करते हैं। तो जब हम ट्रांसलेटेड यूज करें और वो प्रोटीन डाटाबेस के साथ कंपेयर हो तो उसे हम ब्लास्ट एक्स कहते हैं। नेक्स्ट इज द टी ब्लास्ट एन। यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन अमाइनो एसिड की सीक्वेंस हम देते हैं और जो हम कंपेयर करते हैं वो कंपेयर करते हैं डीएनए डाटाबेस ट्रांसलेटेड इनटू 6 रीडिंग फ्रेम। ये जस्ट अपोजिट होता है ब्लास्ट एक्स के। जैसे ब्लास्ट एक्स में क्या था कि डीएनए क्वेरी सीक्वेंस जो था वो ट्रांसलेटेड इनटू 6 रीडिंग फ्रेम अगेंस्ट द प्रोटीन सीक्वेंस था। यहाँ पे क्या है कि प्रोटीन सीक्वेंस एज अ क्वेरी सीक्वेंस है और वो जो कंपेयर कर रहा है वो कंपेयर किससे कर रहा है, डीएनए डाटाबेस ट्रांसलेटेड इनटू 6 रीडिंग फ्रेम। अगला है आपका टी ब्लास्ट एन। इसमें क्या होता है, दोनों कंडीशन में हमारा ट्रांसलेटेड ही है, मतलब कंपेयर अ डीएनए क्वेरी सीक्वेंसेस translated into 6 reading frame against the DNA database translated into 6 reading frame। ठीक,
तो ये सबसे कॉम्प्लेक्स है। अब व्हाट इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्लास्ट एन पी एक्स टी ब्लास्ट एन और टी ब्लास्ट एक्स। यहाँ पे टी ब्लास्ट एक्स में एक खास पॉइंट है कि दे नॉट अलाउ फॉर एनी गैप्स। मतलब क्या है कि यह गैप्स को अलाउ नहीं करता है। हो सकता है मे बी ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सा टाइप का ब्लास्ट गैप को अलाउ नहीं करता है, तो याद रखिएगा टी ब्लास्ट एक्स नॉट अलाउड एनी गैप्स। इसके अलावा कुछ और अलग अलग तरीके के ब्लास्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल द वन इज अ मेगा ब्लास्ट। मेगा, अगर आपके पास लार्ज सेट ऑफ लॉन्ग डीएनए सीक्वेंस हो और उसको अगर आपको कंपेयर करना हो तो आप मेगा ब्लास्ट रन करोगे। वहीं पे अगर आपका मन है कि हम कंजर्व्ड डोमेन को फाइंड आउट करें, अगर कंजर्व डोमेन को हम डिटेक्ट करना चाहते हैं तो हम RPS ब्लास्ट यूज़ करेंगे। अगर हम पेयर वाइज अलाइनमेंट करना चाहते हैं दो चूजन सीक्वेंसेस के बीच में, तो हम ब्लास्ट 2 सीक्वेंस यूज करेंगे। अगर हम अलाइनमेंट अगेंस्ट द ह्यूमन माइक्रोबियल एंड मलेरियल जीनोम के बीच में करना चाहते हैं तो वो जीनोमिक ब्लास्ट करेंगे। मतलब समझ सकते हैं ना आप, जीनोम से रिलेटेड अगर आपको अलाइनमेंट करना है तो जीनोमिक ब्लास्ट करोगे। मल्टीपल अलाइनमेंट यूज करना है, मल्टीपल अलाइनमेंट आपको बताना है तो आप पाई यूज करो, साई करोगे, साई ब्लास्ट यूज करोगे। कब? जब आपको मल्टीपल अलाइनमेंट फॉर द मैच बताना है, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करना है। वहीं पे पाई ब्लास्ट कब यूज करोगे? जब आपका स्पेसिफिक पैटर्न बताना है दैट हिट मैच, मतलब स्पेसिफिक अ पैटर्न दैट हिट्स मस्ट मैच। तो ये कुछ अलग तरह के डिफरेंट तरह के ब्लास्ट है जिसमें मेगा, आरपीएस। आप आरपीएस ब्लास्ट यूज कीजिए, मे बी बिकॉज ये शायद पूछ लिया जाए कंजर्व डोमेन को डिटेक्शन करने के लिए कौन सा ब्लास्ट यूज करते हैं, तो हम आरपीएस ब्लास्ट यूज करते हैं। एक क्वेश्चन फेवरेट है ब्लास्ट, जब भी आप ब्लास्ट पढ़ते हो तो एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, इस बार बार के एग्जाम में भी पूछा गया था, वो था ई वैल्यू से रिलेटेड। हमेशा याद रखिए ई वैल्यू जो होती है वो रेंडम बैकग्राउंड नॉइज को रिप्रेजेंट करती है या डिस्क्राइब करती है। अगर किसी भी डाटा में नॉइज ज़्यादा है तो उसकी ई वैल्यू ज़्यादा होगा। क्या हमने बोला? किसी भी डाटा में अगर नॉइज ज़्यादा है तो उसकी ई वैल्यू ज़्यादा होगा। अगर आपका नॉइज ज़्यादा है मतलब आपकी काम के इन्फॉर्मेशंस कम है। तो अगर आपका नॉइज ज़्यादा है, काम के इन्फॉर्मेशंस कम है, मतलब क्या है कि मैच कम होगा। अगर ई वैल्यू ज़्यादा है तो मैच कम होगा, बट हमें क्या चाहिए? सिमिलर सीक्वेंस चाहिए। तो ई वैल्यू जो होती है वो सिमिलरिटी के साथ रिवर्स है, मतलब अगर ई वैल्यू ज़्यादा है तो वह हमारा मैच खराब है, बेकार है। अगर हमारा ई वैल्यू कम है मतलब रेंडम नॉइज कम है, मतलब सिमिलरिटी ज़्यादा है, वो मैच उतना ही ज़्यादा बेटर होगा। तो डिपेंड ऑन द ई वैल्यू हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास मिल रहा है मैच वो कैसा है, अच्छा है या ख़राब है। तो याद रखिएगा ई वैल्यू रेंडम बैकग्राउंड नॉइज को रखता है, इसलिए यह एक प्रोबेबिलिटी नंबर है। तो अगर रेंडम नॉइज ज़्यादा होगा तो आपका ई वैल्यू ज़्यादा होगा, और ई वैल्यू ज़्यादा होगा तो सिमिलरिटीज जो मैट्रिक्स है वो सिमिलरिटीज़ कम होगा। सिमिलरिटीज़ कम होगा तो मतलब हमें दूसरा और मतलब और ज़्यादा ब्लास्ट रन करने की ज़रूरत होता है। तो कुछ ई वैल्यू से रिलेटेड यहाँ पे मैंने लाइन रख रहा है, इसको आप एज इट इज़ याद कीजिएगा क्योंकि कभी कभी ये लाइन एज इट इज़ पूछे गए हैं। ई वैल्यू इज द नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड हिट्स ऑफ सिमिलर क्वालिटी दैट कुड बी फाइंड जस्ट बाई चांस। प्रोबेबिलिटी नंबर जस्ट बाई चांस है, लाइक अ ड्रिफ्ट। ई वैल्यू डिस्क्राइब द रैंडम बैकग्राउंड नॉइज, इट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली एज ए स्कोर ऑफ द मैच इंक्रीजेस। अगर हमारा सिमिलरिटी इंक्रीज करते चले जाओगे तो रेंडम नॉइज कम होता चला जाएगा और यह एक्सपोनेंशियली होता है। स्मॉलर द ई वैल्यू बेटर द मैच, मतलब ई की पावर 1 ई की पावर -4 है, 1 इंटू 10 टू पावर -4 इक्वल टू 10 टू पावर -4 है। ब्लास्ट हिट्स विद द ई वैल्यू स्मॉलर देन 0.01 कैन स्टिल बी कंसिडर्ड एज अ गुड हिट फॉर द होमोलॉगी मैच। अगर होमोलॉगी मैच है तो कितना सब कम से कम होना चाहिए ई वैल्यू? 0.01 होना चाहिए। अगर 0.01 से कम है ई वैल्यू तो देन वो होमोलॉगी मैच के लिए बिल्कुल सही है। अगर कोई मैच दे रखा है जिसमें ई वैल्यू 3 है,
विद टारगेट मीन्स तो 3 हिट ऑफ द सिमिलर स्कोर दैट कैन बी फाउंड बाय द रैंडम चांस। अगर ई वैल्यू आपका 3 दे रखा है, मैच विद द ई वैल्यू 3, कोई एक मैच है जिसका ई वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब है कि 3 हिट्स जो है वो रैंडम चांस के कारण सिमिलैरिटी पाई गई है। तो ये क्वेश्चन, ये भी लाइन डायरेक्ट पूछा गया है, इसलिए मैंने ये लिखा है। ये तो इसी बार बार्क में भी पूछा गया था, तो मे भी आपका उसमें पूछा ही जा सकता है, डीबीटी में भी पूछा जा सकता है। तो अगर आपको वीडियो में पॉइंट समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। इसी समय कल इसी चैनल पे आपको आना है, आगे के कुछ पॉइंट्स हम आपको देंगे। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है ड्राइव की लिंक मिलेगी, उस ड्राइव से जाके आप इसके वीडियोज़ को, इसके पीडीएफ को आप ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।